नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राजधानी को दिया 4,300 करोड़ का तोहफा। डलेवार के किसानों और लोगों से अपील का 4 जनवरी को हो बॉर्डर पर इकट्ठा। संजय सिंह का भाजपा पर हमला, कहा पूर्वांचल के लोग का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली में अगले हफ्ते होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, सामने आया बड़ा अपडेट। धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस, गांधी मैदान से हटने के निर्देश। पुलिस तैयार, लोगों का विरोध, कभी भी गिरफ्तार हो सकते साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। अब समाचार विस्तार से। सरकारी भर्ती में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो भर्ती नहीं निकलती और भर्ती निकल भी जाए तो परीक्षा समय पर नहीं होती। परीक्षा हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते तब उनकी आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। बीजेपी युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। बीजेपी युवाओं का भविष्य मिटा रही। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। राहुल ने कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। भाजपा की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश की युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने बीपीएससी एमपीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं और अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में ये बात कही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अराजकता और अन्याय मोहन सरकार की कार्यशैली के मुख्य अंग हैं। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र से इन्हें सख्त नफरत है। परीक्षा में अनियमितताओं और अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों को जेल भेजना मोहन सरकार के अन्याय की पराकाष्ठा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली को 4,300 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अशोक विहार में 1,675 स्वाभिमान फ्लैट बनकर तैयार हैं, जिनकी चाबी आज पीएम ने गरीबों को सौंप दी। पीएम मोदी ने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप सेकंड क्वार्टर का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारका में सीबीएसई के इंटीग्रल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल के पहले दिन नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का दौरा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस यात्रा के दौरान गढ़चिरौली जिले के संरक्षण मंत्री बनना चाहेंगे। इसके साथ ही फडणवीस का दौरा काफी चर्चा में। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई। सामना में लिखा है कि यदि वर्तमान मुख्यमंत्री गढ़चिरौली को नक्सली जिले के बजाय स्टील सिटी के रूप में नई पहचान देते तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है
राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर कर वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। उसके पहले वाले जो गार्डन मिनिस्टर थे गढ़चिरौली में, वो भी ये कर सकते थे ना, उन्हें तो सिर्फ नाटक किया। वहाँ की जो माइनिंग की जो बड़े बड़े उद्योग है उनसे फिरौती वसूल की, पैसा जमा किया, अपने एजेंट वहाँ अपॉइंट किए पैसा जमा करने के। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फ्री बस सेवा के नाम पर राज्य सरकार जनता की जेब काट रही है। किराए में 15% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक की जनता समझ चुकी है कि उनको किस प्रकार छला जा रहा है। साफ दिखाई देता है कि वहाँ की सरकार जनता के टैक्स के पैसे से अपनी किस प्रकार की राजनीति कर रही है। वहीं आरपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला रखने पर कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आदरणीय हैं, परंतु वीर सावरकर और उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे तो वहां सरकार कहती है फ्री बीस करते हैं, परंतु एक जेब में डालकर दूसरी बड़ी जेब काट लेती है और 15% बहुत ज्यादा वृद्धि है। और अब वहां की कर्नाटक की जनता समझ रही होगी कि किस प्रकार से छला गया उनको और किस प्रकार से वोट लेने के लिए उनको छला गया और कहा गया कि हम बसों में किराए फ्री करेंगे, महिलाओं के लिए फ्री करेंगे। हालांकि सच ये है कि वहां पर महिलाओं के लिए भी बसों का किराया फ्री नहीं है। सब बसें सब महिलाओं को अपने यहाँ फ्री यात्रा नहीं करने देती, परंतु उसके ऊपर से 15% वृद्धि कर देना अपने आप में ये वहां की जनता के लिए एक बड़ा उपहास है। उनके साथ बड़ा उपहास किया जा रहा है और दिखता है कि वहां की सरकार किस प्रकार से वहां की जनता के टैक्स के पैसे पे अपनी राजनीति कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आदरणीय हैं, परंतु वीर सावरकर जी का रोल हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम उनको ये कहकर नहीं कर सकते कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस वीर सावरकर। वीर सावरकर जी उन लोगों में से जिनको आजादी की लड़ाई के दौरान में 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग कभी भी डेट की घोषणा कर सकता है, पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 2 नए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों के साथ साथ वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की नींव रखी। पीएम मोदी द्वारा दिल्ली में कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि चुनाव जहां जहां आते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या राजस्थान हो, पीएम मोदी जाते हैं और घोषणा करना शुरू कर देते हैं। ये एक परंपरा बन गई है। देखिए, चुनाव जहाँ जहाँ आते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो या राजस्थान हो, प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं। तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा क्यों होती है। चुनाव के पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए, पर चुनाव के वक्त में घोषणा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसी घोषणा होती है, जैसे बिहार में उन्होंने कहा कि आपको 50,000 करोड़ दें, 60 दें, 70 दें, 80 दें, क्या दें आपको मालूम? आपको उस घोषणा क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये परंपरा अच्छी। देश में किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अपने अनशन के 39वें दिन डल्लेवाल ने किसानों और जनता के लिए अपील जारी की है। उन्होंने किसानों और जनता से अपील करते हुए 4 जनवरी को बड़ी तादाद में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की बात कही है। किसान नेता ने लोगों से वीडियो जारी कर बड़ी तादाद में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन में समर्थन जताने की अपील की। देश में किसान पिछले 10 महीने से एमएसपी गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। देखो, इस तरह कि मैं इस गल नूं ते कबूल करना कि जिहड़ी नरेंद्र मोदी जी दी गवर्नमेंट ने 3 काले कानून, जिन्हां नूं मैं ये गल कही सी एक डेथ वारंट सी किसानां दे, जिन्हां नूं वापस लिया ते इन्हां ने वादा कीता सी कि उन्हां नूं असीं सिरे नहीं चाढ़ांगे एंड असीं
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਬੈਕ ਐਂਟਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ हैव बीन भगवंत हु शुड हैव लेड फ्रॉम। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर अपमानित कर रही है और उनकी वोटर लिस्ट से नाम काटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे भाजपा का एक चुनावी घोटाला करार दिया और कहा है कि उनकी पार्टी इसे हर स्तर पर उजागर करेगी। देखिए, मतदाताओं को आपके कैमरे के सामने कर दिया। वो लोग क्या बयान दे रहे हैं वो आपने सुन लिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो यहाँ पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस मामले में क्या आप लोग आगे शिकायत देंगे? इसकी शिकायत की जा चुकी है, इसकी शिकायत की जा चुकी है और जो यहाँ पे काम देखते हैं गोपाल मोहन जी, उन्होंने प्रशासन को जाके इसके बारे में सूचित कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। करने दीजिए, क्या सच सामने आता है, आने दीजिए। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कैसा होना चाहिए? अरे ये बीजेपी ही करवा रही है, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी का वोट कटवाने में जिन 2 महिलाओं का नाम डाला गया उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है ना, राजनीतिक उद्देश्य से। उनका क्या होगा? उनका कौन सा इंटरेस्ट? दिल्ली में बीते 1 महीने से विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। आप बीजेपी और कांग्रेस तीनों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ताजा मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बीच का है। उन्होंने कहा है कि मैंने आंकड़ों के आधार पर जो आरोप लगाए हैं उन आंकड़ों को आप दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 10-11 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, जो योजनाएं चल रही हैं, वो पहले की सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिन्हें आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस ने तो 6 यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई थी, उसमें बहुत बच्चे पढ़ने लगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनकर आई। 10 साल में केजरीवाल साहब ने एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि एक जौनापुर में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर कांग्रेस ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ दस्तखत करके वो एग्रीमेंट किया और वो दिल्ली में वो एग्रीमेंट लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने उस पर काम किया। आपने एक स्किल सेंटर को यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने से नई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। भाई कोई भी मैं आज कहीं से हूं, प्रमोट हो जाऊं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बदल गया। लेकिन यही आम आदमी पार्टी कहती थी जब ये आई थी 2013 में कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक नया कॉलेज बनाएंगे। 70 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज नहीं बना पाए। क्यों भाई? एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है विकसित भारत की, एजुकेटेड भारत की, वो भारत जो दुनिया में जाके अपना नाम करेगा, कौन सा तीसरी, चौथी, 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा। हायर एजुकेशन में आपने क्यों नहीं एक भी सीट बढ़ाई दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है इस देश की, शायद इस देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्यों नहीं यहां नए कॉलेज खोले? तो आप फंड करते हो। क्यों नहीं एमए बीए में हमारे लोग बढ़ते हैं? आज बच्चों को पीएचडी की जगह नहीं मिल रही है। जहां हम लोग 60-60, 70-70 पीएचडी के एडमिशन होते थे, वो 2 या 3 पर आ गए हैं। डूटा ने अभी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को कि वो अपने 12 कॉलेजेस में तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। तो चाहे आम आदमी हो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली की हायर एजुकेशन पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया और यहां का बच्चा जो है आज एक तरीके से हताश होकर जा रहा है। वो या तो बेचारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या दिल्ली के बाहर कहीं जगह ढूंढ रहा है। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक तरीके से सत्यानाश कर दिया हमारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 जनवरी को
केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक चरण में ही मतदान समाप्त हो जाएगा। मतों की गणना 15 से 16 फरवरी को हो सकती है। यानी एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 6 जनवरी तक केंद्रीय चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जारी कर देगा। यानी इस लिहाज से दिल्ली में फरवरी के तीसरे हफ्ते तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं सभी पार्टियां जनता से अलग अलग वादे भी करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 के सूखे को खत्म करने, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर एक तरफा जीत दर्ज करने के इरादे से राजनीतिक बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 27 सालों के दौरान भाजपा अपना वोट बैंक जस का तस बनाए रखने में कामयाब हुई है, तो वहीं कांग्रेस की राजनीतिक जमीन दिल्ली में खिसकती दिख रही है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के वोट शेयर में चुनाव दर चुनाव गिरावट देखने को मिली है और आप का ग्राफ बेहतर होता जा रहा है। दिल्ली की अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने कम अंतरों से जीत दर्ज की थी। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में विवेचना जारी रहेगी। 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं होने के चलते गिरफ्तारी नहीं होगी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई अन्य आरोपी बनाए गए हैं। बर्क ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, साथ ही अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को भी चुनौती दी थी। संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद बर्क और वहां के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने ही हिंसा की साजिश रची, जबकि सांसद बर्क का कहना है कि वो हिंसा के समय संभल में मौजूद ही नहीं थे। इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई है। बर्क का कहना है कि वो उस समय बेंगलोर में थे। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जमा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। कोर्ट ने आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया था कि जिस जगह पर जमा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किया गया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हुए थे। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने पीके को नोटिस दिया है। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार पीके को गांधी मैदान से गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाने को कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि प्रशांत किशोर की ओर से बिना अनुमति के प्रतिबंधित और अनधिकृत स्थल पर धरना देना गैर कानूनी और स्थापित परंपरा के विपरीत है। सरकार मानेगी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 17 दिन से अभ्यर्थी भी तो बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो नहीं रेंग रहा है, तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। भाई कल अधिकारी भी आए थे, आपको यहाँ से उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप बने रहे। भाई कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को लेकर अब राजनीति पे उतर गए हैं। अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत, मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात? अब ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। क्योंकि मांगे तो लगातार अभ्यर्थियों की रही है कि भाई हमारी री-एग्जामिनेशन हो जाए। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार ने कोविड में लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? आप जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपने सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार में बंद का ऐलान किया। इसके तहत उनके समर्थकों ने बिहार में ट्रेनों का चक्का जाम किया।
उन्होंने सचिवालय हाट पर पैसेंजर ट्रेन को रोका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इसी बीच पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि पेपर कब तक लीक होंगे, कब तक बच्चों की आने वाली जिंदगी नरक होगी। ये लड़ाई केवल बीपीएससी को लेकर नहीं, ये लड़ाई बच्चों के भविष्य की है। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लाने के विरोध में पीथमपुर में जमकर हंगामा मच गया। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए। बेकाबू पब्लिक को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर लगातार आंदोलन जारी है। आज विरोध स्वरूप शहर बंद का आह्वान किया गया है। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन जहरीला कचरा गुरुवार की सुबह इंदौर के पास स्थित पीथमपुर की एक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपॉजिट यूनिट के पास पहुंचा दिया गया था। लोगों की मांग है इस कचरे के निपटान की व्यवस्था पीथमपुर से हटाकर कहीं और की जाए। उन्होंने कहा कि हम भोपाल यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने नहीं देंगे। क्या यहाँ लोग नहीं रहते? आज सुबह 4 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की वेस्ट डिपॉजिट यूनिट में लाया गया था। यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा पीथमपुर आने के बाद स्थानीय नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 1.75 लाख की आबादी वाले पीथमपुर में आज बंद बुलाया गया था। इसी कड़ी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोग बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पीथमपुर के लोगों ने जहरीले कचरे और उनके इलाके में नष्ट किए जाने से इंसानी आबादी और पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ने की आशंका जताई है। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति योन सुक येओल की देश में मार्शल लॉ लगाने के बाद से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया, इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद से निलंबित कर दिया गया। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। राष्ट्रपति के घर के बाहर भारी भीड़ होने से पुलिस घर में दाखिल नहीं हो पाई। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से उनके सुरक्षाकर्मी भिड़ गए। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। युन सुक येओल की गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस पूरे इंतजाम किए हुए थे। सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके में 3000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा कई बड़े अधिकारी भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए जारी किया गया ये पहला गिरफ्तारी वारंट है। मीडिया की माने तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति येओल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा है। समर्थक यूएन येओल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। यूएन येओल की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रदर्शनकारी सुबह सुबह उनके घर के पास एकत्र हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जब पुलिस अधिकारी घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें वहां मौजूद भीड़ ने रोक दिया। अंग्रेजी और कोरियाई भाषा में आओ साथ चले शब्दों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया का झंडा पकड़े हुए हैं। वहां मौजूद भीड़ में से एक व्यक्ति प्योंग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यून की सहायता के लिए आगे आएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ये विमान एक वेयर हाउस पर गिर गया, जिसके बाद विमान में आग लग गई।
जहां ये विमान हादसा हुआ वो जगह लॉस एंजलिस से लगभग 25 मील साउथ ईस्ट में है। जिस इमारत पर प्लेन क्रैश हुआ वो फर्नीचर निर्माण कंपनी की इमारत थी। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त इमारत के अंदर लोग मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि विमान RV-10 हादसे का शिकार क्यों हुआ, इसकी जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा की जा रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों में विमान हादसे की कई खबरें सामने आई। हाल ही में दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 181 लोग सवार थे। 2 को छोड़कर इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ये विमान थाईलैंड से दक्षिण कोरिया जा रहा था। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही विमान कुछ दूरी तय करने के बाद रनवे पर फिसल गया और डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। वहीं जिस दिन ये हादसा हुआ उसके कुछ घंटे बाद कनाडा में एक विमान हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। विमान में करीब 80 लोग सवार थे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।